हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हुई थी इन द ईयर 2018। We will discuss the specific features of the Amendment Act also. और आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ बेसिक फीचर्स और हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे 2018 से जो फीचर्स इस एक्ट में इंट्रोड्यूस हुए, ऐड हुए, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर हमें दो रिलीफ्स अवेलेबल हैं। पहला, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं और दूसरा, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डेल्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में, लेकिन जहां पर अग्रीव्ड पार्टी को डैमेजेस क्लेम करने हैं, वो अपना केस फाइल कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये लॉ आपको प्रोवाइड करता है द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, द स्पेसिफिक रिलीफ जो आपको चाहिए इन केस द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रीच्ड। तो आप देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको पहले बता रही हूं। आप याद रखेंगे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस पर्टिकुलर एक्ट, this was originally drafted on the basis of New York Civil Code 1862। ठीक है, एक तो आप ये बात याद रखेंगे। सेकेंडली, जो स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 से चेंजेस आए, उससे एक सब्सटैंटिव चेंज आया लॉ में। और क्या प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट हुआ? दैट द रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो सॉट करती है पार्टी इन केस देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं, वहां पर उसे पार्टीज एज अ मैटर ऑफ राइट भी क्लेम कर सकती हैं। तो यहां जो डिस्क्रिशन थी ना कोर्ट्स के पास कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दें या ना दें, दैट हैज बीन डन अवे विद बाय कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो ये एक बहुत ही मेजर चेंज है, बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। जहां हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो सबसे पहले आप याद रखिए जो मैंने आपको कहा कि कोर्ट्स की जो डिस्क्रिशन है वो अब बहुत कम हो चुकी है इन द केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडली, ये एक एडिशनल रिलीफ भी प्रोवाइड कर रहा है by virtue of section 20A of Specific Relief Act 1963, जो कि प्रोवाइड करता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की, राइट। और ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कौन करेगा? द थर्ड पार्टी वुड डू। थर्ड पार्टी करे या फिर अग्रीड पार्टी का ही एजेंट परफॉर्म करे, सो दैट लाइज टोटली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द अग्रीड पार्टी। देन जो थर्ड इसका डिस्टिंग्विश्ड फीचर है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट इंजंक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपको मालूम ही है, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होते हैं, तो वहां पर भी इंजंक्शन इशू नहीं किया जाएगा। देन जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे, उन्हें रिजॉल्व करेंगे स्पेशल कोर्ट्स, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 से ही इंट्रोड्यूस हुए। एंड ऑल्सो
एक फिक्स टाइम पीरियड प्रोवाइड किया गया ऑफ 12 मंथ्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस, जो और 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो ये कुछ हो गए स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के एसेंशियल फीचर्स। जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक्ट 1963 में आया, लेकिन जो ओरिजिनल कोड था दैट वाज न्यूयॉर्क सिविल कोड 1862, और ये रेकमेंड किया गया था इन द 9th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन। तो ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं प्री में। अगर आप इसके इंडेक्स पेजेस देखें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के, एज यू ऑल कैन सी वी हैव इन टोटल 42 सेक्शंस, है ना। देखिए अब इसमें आप देखिए 42 सेक्शंस हैं। 42 मैंने इसीलिए कहा क्योंकि 43 अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 10 ऑफ 1940 ये भी रिपील्ड है और सेक्शन 44 भी रिपील्ड है, करेक्ट। लेकिन इसमें एक शेड्यूल ऐड हुआ था 2018 की अमेंडमेंट से। तो इफ यू सी द बेयर एक्ट केयरफुली, आपको इसे लर्न कैसे करना है। पार्ट 1 कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस, सेक्शंस 1 to 4, और ये डील करते हैं प्रिलिमिनरी पोर्शन से। इसमें अगर आप देखें तो सेक्शन 1 डील करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सो दिस इज वेरी प्लेन एंड सिंपल कि इस एक्ट का नाम क्या है, ये कहां कहां अप्लाई करता है और इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, तो आप ये लर्न करेंगे। The act has another name to it also, which is Act number 47 of 1963. ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं कि डेफिनेशंस प्रोवाइडेड हैं, और डेफिनेशंस में ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, सेटलमेंट का मतलब हो गया कि आपने जिस डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया या फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे, इंटरवाइवस ट्रांजैक्शन, और वहां पर उसका जो इफेक्ट होगा, राइट, दैट इज द सेटलमेंट। उसके बाद विल की डेफिनेशन है, सॉरी विल नहीं, ट्रस्ट की डेफिनेशन है। सेटलमेंट में लिखा हुआ है अदर देन अ विल, तो ये विल को अप्लाई नहीं करता। मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ विल। देन यू हैव द डेफिनेशंस, the other definitions of trust, trustee, और यहां पर जो वर्ड्स डिफाइंड नहीं है उनका वही मीनिंग इन्फर किया जाएगा जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिस तरीके से डिफाइंड है। सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो अगर उसके अलावा भी आपको कोई रिलीफ क्लेम करना है, आप कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट, और ये इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के ऑपरेशन को भी अफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 4 is quite important from prelims point of view because it clearly says that this act is for the purpose of enforcing individual civil rights and it cannot be invoked for enforcing the penal laws. ये आप याद रखेंगे। सेक्शन 5 and 6 अगर आप देखें केयरफुली तो ये डील करता है रिकवरिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी से। नाउ दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी 5 and 6, ठीक है। सेक्शन 7 and 8 अगर आप देखें ये डील करते हैं रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट द डिफेंसेस। डिफेंसेस का मतलब है कि जब प्लेंटिफ ने केस फाइल करा, अग्रीड पार्टी ने केस फाइल करा विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पर डिफेंडेंट क्या क्या डिफेंसेस लेकर आ सकता है। तो जो डिफेंसेस एसआरए में है, जो डिफेंसेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, वो सभी डिफेंसेस डिफेंडेंट को अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अग्रीमेंट जो है वो अनलॉफुल था, या फिर प्लेंटिफ ने इसके अंदर ऑल्टरेशन कर दी थी, प्लेंटिफ ने खुद ही टाइम पर परफॉर्मेंस नहीं करी, सच डिफेंसेस कैन बी ब्रॉट बाय द डिफेंडेंट।
Section 10 is again very important, which talks about specific performance in respect of contracts. तो यहाँ पर basically exceptions provided हैं और it clearly says the specific performance of a contract shall be enforced by the court subject to the provisions. तो जो भी आपने perform करना है उसमें आपने सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16 का ध्यान रखते हुए करना है। सेक्शन 11 says cases in which specific performance of contracts connected with trusts enforceable, तो ये ट्रस्ट से रिलेटेड है। सेक्शन 12 talks about specific performance of part of a contract, तो पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है या नहीं, ये सेक्शन 12 में डेल्ट है। सेक्शन 13 talks about right of purchaser or lessee against person with no title or imperfect title, तो परचेजर के क्या राइट्स हैं, लेसी के क्या राइट्स हैं उस पर्सन के अगेंस्ट जिसके पास कोई टाइटल या इम्परफेक्ट टाइटल है प्रॉपर्टी का। 14 देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल, तो जो ये 4 कैटेगरीज दी हुई हैं, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल। जैसे जहां पे आप सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले चुके हैं वहां पर आप अब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं करा सकते। जहां पर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नीड्स अ कंटिन्यूअस ड्यूटी, उसे भी आप परफॉर्म नहीं करा सकते। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट अपॉन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस, वो भी नहीं करा सकते स्पेसिफिकली परफॉर्म। और जो कॉन्ट्रैक्ट इन इटसेल्फ डिटर्मिनेबल होता है जैसे कि पार्टनरशिप एट विल, वो भी आप स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवा सकते। Then it talks about power of courts to engage experts. So as we all know, experts की जो opinion होती है वो relevant होती है और जो भी CPC में provisions हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए expert opinion लिया जा सकता है। 14A 15 में देखिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन क्लेम कर सकता है और इसी के साथ आप एक कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन सेक्शन 19 देख सकते हैं कि किसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, तो 15 और 19 आप साथ में कर सकते हैं। सेक्शन 16 पर्सनल बार्स टू रिलीफ, तो एक तरीके से ये डिफेंसेस हैं which are available. Specific performance of a contract cannot be enforced in favor of a person. तो ये डिफेंसेस अवेलेबल हैं टू द डिफेंडेंट। वो क्या कहेगा कि वो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले चुका है प्लेंटिफ, राइट, और या फिर जिसने खुद ही कोई एसेंशियल टर्म को वायलेट किया है, तो ये भी डिफेंसेस हैं जो कि अवेलेबल हैं। देन 16 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विच इज that he has performed or has always been ready and willing to perform the essential terms of a contract which are to be performed by him. तो अगर डिफेंडेंट ये शो करे कि भाई वो तो हमेशा रेडी एंड विलिंग रहा है पर परफॉर्म नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी डिफेंस है उसके फेवर में। ठीक है, नेक्स्ट इज Section 17, if you see, contracts to sell or let property by one who has no title not specifically enforceable, तो ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट सेल या लेट का है, लीज का है, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसे एनफोर्स नहीं किया जा सकता ऑफ इन फेवर ऑफ अ वेंडर और लेसर जिसे मालूम था कि टाइटल नहीं है प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये उन केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, तो जब तक चेंजेस नहीं होंगे तब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी। 19 टॉक्स अबाउट रिलीफ, 19 मैंने आपको बता दिया है। 20 देखिए, 20 आई हैव मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, दिस टॉक्स अबाउट सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 20A इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, 20B में आप देखिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, मैंने आपको पहले बताया। 20C में एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स है।
21 talks about to award compensation in certain cases. So see, we'll have to go through each and every section in detail to understand what the section says. लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूं एक्ट का। 26 में रेक्टिफिकेशन है इंस्ट्रूमेंट्स की, 27 में रिसेशन है, नॉट ओनली 27, 28, 29 ये जो सेक्शंस हैं एंड 30 ये सारे डील करते हैं रिसेशन से। 31 देखो, कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले ना आपको इस तरीके से एक्ट लर्न होना चाहिए, so that when you learn the act, when you get into the details of the act, आपको पता हो कि कौन सा प्रोविजन कहां पर फॉल करता है। 31 में है कैंसिलेशन, 31, 32 एंड 33 डील विद कैंसिलेशन। 34 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करता है डिक्लेरेटरी डिक्रीज की। और फिर उसके बाद हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है विच इज रिलेटेड टू इंजंक्शंस। और इंजंक्शन में देखिए, इंजंक्शंस यहाँ पर टेम्पररी और परपेचुअल के बारे में बताया गया है। टेम्पररी इंजंक्शन एज यू ऑल नो इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी and perpetual injunction is dealt here in specific relief act from section 38 to 42 and injunctions जो है वो mandatory और prohibitory होती हैं। mandatory का मतलब आपको ऑर्डर किया जा रहा है कुछ करने के लिए, prohibitory का मतलब है आपको prohibit किया जा रहा है कि आप ये काम ना करें। damages in lieu of और in addition to injunction, तो अगर आप injunction कोर्ट से मांगने गए हैं तो उसके साथ में आप डैमेजेस भी मांग सकते हैं या उसकी जगह डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। 41 में कुछ इंस्टांसेस बताए गए हैं जब इंजंक्शन को रिफ्यूज कर दिया जाता है। एंड देन लास्टली इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव अग्रीमेंट। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एलिमेंट पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, यानी कि आपने ऑपोजिट पार्टी को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो अगर वो पॉजिटिव अग्रीमेंट को भी फुलफिल नहीं कर रहा तो आप इंजंक्शन इशू करवा के उसे नेगेटिव अग्रीमेंट इन्फोर्स करने पे कंपेल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और एसआरए में बहुत ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट नहीं है ये, और हर सेक्शन को डिटेल में पढ़ने की जरूरत इसीलिए है बिकॉज देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द लॉ विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। वील be discussing the important case laws of all the sections and the recent judgments as well, और बेयर एक्ट की लैंग्वेज को अच्छी तरह समझते हुए ही हम प्रोसीड करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच।